मनशियात माशरे की एक बहुत बड़ी लानत है और ये लानत कराची के पोश इलाकों में आम है। ये बात सामने आई चंद माह कबल जब मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस हुआ और उसके बाद जब तफ्तीश का दायरा कार बढ़ा तो ये बात वाज़े हुई कि उस केस में मनशियात के इस्तेमाल के साथ साथ एक बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया मनशियात की ख़रीदो फ़रोख्त का। और इसी हवाले से जब पुलिस ने तफ्तीश की और कराची के पोश इलाके डिफेंस में एक घर पर छापा मारा और वहाँ से साहिर हसन नामी मुलजिम को गिरफ़्तार किया मनशियात की बरामदगी के साथ, जिसके बाद जो इंकशाफात हुए वो होशरबा इंकशाफात स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने उनके SSP ने शुएब मेमन ने इस बात को वाज़े किया था इब्तिदा में कि जो मुलजिम था साहिर हसन, इसने गुज़िश्ता 2 साल में 24 करोड़ रुपए से ज़ायद की जो मनशियात है वो इस कराची में सेल की है। और ये जो मनशियात थी ये इंटरनेशनली दरामद की गई थी, उसको इंपोर्ट किया गया था, जिसके अंदर एक मुनज़्ज़म एक नेटवर्क था जो इसको चला रहा था, जिसमें कोरियर कंपनीज भी शामिल थी। जिसके बाद जब ये साहिर हसन को गिरफ़्तार करने के बाद जब जुडिशल इसका रिमांड का आगाज़ हुआ, अदालती पैरवी हुई और उसके बाद अब जो एक अहम बात सामने है कि ये साहिर हसन नामी मुलजिम आला अदलिया से बेल लेकर अब वो हवालात से बाहर है। आखिरकार ये जो मुल्ज़िमान होते हैं इनके पास कौन सा ऐसा जादू होता है कि ये कोई भी जुर्म करने के बाद बासानी उसको इस्तेमाल करते हुए हवालात से बाहर आ जाते हैं और तमाम तर पैरवी जो पुलिस की जानिब से की गई हो या दीगर इदारों की जानिब से वो ज़ीरो हो जाती है। इस पूरे केस को जिन कोर्ट रिपोर्टर ने तमाम तर इसकी पैरवी को अपनी आंखों के सामने रखा, अमीन अनवर, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अमीन भाई बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। आखिर ये साहिर हसन जो मुलजिम था मनशियात का एक बड़ा नेटवर्क सामने लाया था, कौन सा ऐसा जादू था कि हवालात से बाहर आ गया बासानी? जी बिल्कुल, इसके साथ साथ आप पुलिस को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कि किस तरह उन्होंने इस मामले में जो है वो साथ दिया। मैं तो यही कहूँगा मुबैना तौर पर जो अभी तक इंटरिम चार्जशीट मेरे सामने आई है उसके मुताबिक जो है वो साहिर हसन को गिरफ़्तार तो किया गया, उसकी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई पुलिस की तरफ से, बड़े बड़े दावे भी किए गए पुलिस की तरफ से कि जी बड़े नेटवर्क का इंकशाफ हो गया और मंशियात सप्लाई और पता नहीं एक उसका वीडियो स्टेटमेंट भी जारी करवाया गया। 22 फरवरी को साहिर हसन को जो है वो गिरफ़्तार किया गया था, जिसके बाद पुलिस रिमांड चलता रहा, उसके बाद जुडिशल कस्टडी हुई और उसके बाद मुलजिम को जो है वो सिंध हाई कोर्ट ने इसी माह 2 मई को जो है वो ज़मानत दे दी है। वो इस बुनियाद पे कि जो सेक्शंस पुलिस की जानिब से ऐड की गई थी, इसमें नारकोटिक सब्सटेंस कंट्रोल एक्ट 2024 में एक तरमीम की गई है और उस तरमीम की जो सेक्शंस हैं वो इसमें ऐड की गई हैं और बड़ी चालाकी से मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ इसका फ़ायदा क्योंकि मुलजिम को ही हो सकता है, उस एक्ट के तहत जो है वो ट्रायल कोर्ट को जो है वो ज़मानत देने का इख्तियार ख़त्म कर दिया गया और उस एक्ट के तहत एक स्पेशल कोर्ट्स जो है वो बननी थी, जो अभी तक नहीं बन सकी। 2024 में ये अमेंडमेंट हुई थी और ना ही उसकी जो पावर्स हैं किसी और को डेलीगेट की गई हैं। तो जो मुल्ज़िमान के वकील थे उन्होंने यही कहा कि 22 फरवरी को जो है वो साहिर हसन को गिरफ़्तार किया गया था और अभी तक जो है वो चालान जो है वो अदालत में पेश नहीं हो सका था और ना ही फ़र्द जुर्म आयद हुई थी, जिसके बाद अदालत ने यह कहा कि किसी को इंडेफिनेट पीरियड के लिए जो है वो नहीं रखा जा सकता और जो बेल एप्लीकेशन फ़ाइल की गई थी वो 199 सब सेक्शन 3 के तहत फ़ाइल की गई थी फंडामेंटल राइट्स के तहत। तो उस पर अदालत ने फ़रीक़ैन के वकला के दलाइल सुने, प्रोसिक्यूशन का भी मौक़िफ़ सुना और उन्होंने तस्लीम किया कि जो अमेंडमेंट हुई थी नारकोटिक सब्सटेंस कंट्रोल एक्ट में 1924 का एक्ट है और उसमें तरमीम की गई थी, जिसके बाद अभी तक स्पेशल कोर्ट्स नहीं बनी, ये प्रोसिक्यूशन ने तस्लीम किया और जिसके बाद अदालत ने साहिर हसन को ज़मानत दे दी और पुलिस के जो बड़े बड़े दावे थे वो धरे के धरे रह गए। और आपको पता है कि पुलिस शुरू में दावे तो बहुत करती है लेकिन जैसे जैसे प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ती हैं और मुल्ज़िमान बासानी निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अच्छा, इसमें जो आपने बात की कि मुल्ज़िमान ने फ़ायदा उठाया, क्या कानून, पुलिस और दीगर तहकीकाती इदारों से ज़्यादा मुल्ज़िमान जानते हैं? क्योंकि हमने देखा है माजी में जितने भी केसेस हुए हैं उसमें ये बात वाज़े हुई है कि मुल्ज़िमान कानून का फ़ायदा उठाते हैं। तो नज़र इसमें भी यही आया है कि जो मुल्ज़िम ने भरपूर तरीके से कानून का फ़ायदा उठाया। ख़ास बात इसमें ये थी कि इसमें जो इंटरनेशनल एक बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया था जिसमें बैरून मुल्क से मनशियात पाकिस्तान लाई जा रही थी। एक नेटवर्क था, उसमें बाजिल और याह्या 2 नाम ऐसे थे जो SSP SIU की जानिब से भी बताए गए कि इनको शामिल तफ्तीश किया जाएगा। तो क्या उन मुल्ज़िमान को जो नाम थे इनको कोई सामने लाया और इसके अलावा किसी और को शामिल तफ्तीश किया गया? क्या इस केस का कोई मुल्ज़िम अभी भी मनशियात से रिलेटेड जेल में है?
देखिए, इंटरम चार्जशीट जो फाइल की गई है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तरफ से, उसमें आपको बताऊं कि सिर्फ एक मुलजिम बाजिल का जिक्र ज़रूर किया गया है, जैसा कि आपने नाम लिया, लेकिन पुलिस ने उसको उस केस में चालान ही नहीं किया। कि उनका ये कहना है कि हमारे पास इससे मुताल्लिक कोई मालूमात ही नहीं है। या तो दूर की बात, लेकिन बाजिल के बारे में यही कहा गया है कि हमारे पास उसके हवाले से कवायफ नहीं है, यानी कि मालूमात नहीं है वो कहाँ रहता है, कहाँ होता है, तो लिहाजा हम इसको चालान नहीं करें। लेकिन एक और अहम बात आपको बता दूं, इस केस में 11 लोगों के जो है वो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के लिए ट्रायल कोर्ट से परमिशन ली गई थी कि उनके बैंक अकाउंट्स की डिटेल चाहिए, जो मुलजिम साहिर हसन से जिनकी ट्रांजैक्शन सामने आई थी, और जिस अकाउंट्स में जो मैनेजर का अकाउंट था उसमें जो है वो रकम आती थी, लेकिन उसको भी इस केस में मुलजिम नहीं बनाया गया। उसको शामिल तफ्तीश नहीं किया अभी जी बिल्कुल, एक हैरान कुन बात है। पुलिस हमारी कब से, मैं तो इंतहाई हैरान रहा जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की रिपोर्ट देखी कि उन्होंने CRPC की सेक्शन 160 के तहत एक उनको नोटिस दिया था कि आप आएँ और अपनी सफाई पेश करें अपने बारे में, लेकिन वो आया नहीं। और उसके बावजूद उस मैनेजर साहब को जो है वो पुलिस की इतनी करम नवाजी हुई कि उससे भी चालान नहीं किया गया। इस केस में सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो साहिर हसन पे ही ये पूरा केस उसी पे ही रख के एक चालान जो है इंटरम चार्जशीट बना दी गई है। वो भी 22 फरवरी का ये केस है। उसके बाद जब जुडिशल कस्टडी हो जाती है तो कानून के मुताबिक 14 दिन में इंटरम चार्जशीट होती है, लेकिन उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दो शो कॉज नोटिसेज हुए। उसके बाद जाके उन्होंने ये जो इंटरम चार्जशीट पेश की है उसमें तो बस ऐसा समझे कि खुली छूट दी गई है और बस सिर्फ साहिर हसन के ही बारे में कहा गया है कि जी दौरान गश्त जो है हमने मुलजिम को रोका, उसकी तलाशी ली, तो उसके कब्ज़े से जो है वो वेट नामी मंशियात जो है वो बरामद हुई, और उसकी उस वक्त जो 556-57 ग्राम जो बरामद हुई उसकी भी मालियत 80 लाख रुपए से ऊपर बनती है। और जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने जो दावे किए थे, मैं तो समझता हूँ इस चार्जशीट के बाद वो कहीं सस्टेन नहीं कर पाते, और वो जिस तरह केस बिल्डअप किया जा रहा था वो एकदम से धड़म से केस आके नीचे गिरा है। और मैं नहीं समझता कि अब इस केस में कोई और बच्चा है, कोई चीज़ बची है, और आगे चल के ज़रूर ये केस भी मेरा ख्याल में इक्विटल की तरफ जाएगा। मतलब आपने तो ये चीज़ वाजे कर दी है, जो 24 करोड़ रुपए के दावे किए जा रहे थे कि गुज़िश्ता 2 साल में इसने एक मुनज़्ज़म नेटवर्क चलाकर, वो नेटवर्क भी ख़त्म हो गया, इंटरनेशनल जो एक पूरा रैकेट था वो भी ख़त्म हो गया। अब ख़ास तौर पर अगर पुलिस की प्रोसिक्यूशन की बात करेंगे, पुलिस प्रोसिक्यूटर क्या कर रहे हैं, तफ्तीशी अफसरान क्या कर रहे हैं, क्या इस केस में बेल खारिज हो सकती है? क्या पुलिस को एफर्ट करती नज़र आ रही है आपको? पुलिस क्या एफर्ट करेगी, पुलिस ने एफर्ट कर ली। जो पुलिस ने जो एफर्ट की है उसके बाद आपने देखा कि मुलजिम को बेल मिल गई है। पुलिस की एफर्ट तो हम सब के सामने है। अगर पुलिस को जब ये सेक्शंस ऐड हो रही थी तो इस कानून को भी देखना चाहिए था। अगर ये अमेंडमेंट हुई है तो क्या ये कोर्ट्स बन गई हैं या नहीं बनी, इन तमाम चीज़ों को, एक हाई प्रोफाइल केस था, आपने देखा कि इतने दिन मीडिया पे हाईलाइट होता रहा, और सोच समझ के ही कुछ पुलिस ने ऐड किया होगा ना इसमें। जब अमेंडमेंट की गई है तो उसके बाद पुलिस को देखना चाहिए था, उनका पूरा एक लीगल डिपार्टमेंट होता है, और ये रोज़मर्रा के केसेस हैं। और इंटरनेशनल ना तो इस इंटरम चार्जशीट में ये बताया गया कि मुलजिम ने किससे ये ख़रीदी, किसको वो बेचता था। जो 11 लोगों के नाम आए हैं जो परमिशन ली गई थी, उनको भी एक्यूज़ नहीं बनाया गया इस केस में, और ना ही उस मैनेजर साहब को जिनके अकाउंट्स में ये ट्रांजैक्शन होती थी, जो मंशियात का पैसा आता था, उन पे भी पुलिस ने बड़ी करम नवाजी करते हुए उनको भी कुछ नहीं कहा। मैं तो बहुत हैरान रहा ये तमाम चीज़ें देख के, और पुलिस की कारकर्दगी पे और अफसरान पे तो और ही हैरत होती है कि जब वो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं, और उसके बाद वो दावे जो है वो हवा हो जाते हैं, और इस केस में यही हुआ है। अच्छा, इसमें कानूनी एतबार से अगर कोई मुलजिम इस्तनाद आला दलिया से बेल ले लेता है तो क्या बैरून मुल्क सफ़र कर सकता है, और इस पैरवी के लिहाज से कितना आगे फ़ायदा मिलेगा उसको, जो कि यकीनी आपने वाजे भी किया है कि अब फ़ायदा जितना मिलना था मिल गया है, लेकिन क्या बैरून मुल्क सफ़र कर सकता है या मुमानियत होगी इस पर? बिल्कुल मुमानियत होगी, लेकिन अगर वो जाना भी चाहें तो ट्रायल कोर्ट से इसकी बाकायदा
परमिशन लेनी पड़ेगी और ठोस रीजंस जो हैं वो उन्हें देने पड़ेंगे कि आया वो किस हवाले से बाहर जाना चाहते हैं। बहुत सारे केसेस में हमने देखा कि जो ओवर एज एक्यूज़ होते हैं जिनको इलाज वगैरह के लिए डॉक्टर आसिम वगैरह के जो केसेस चल रहे थे उसमें हमने देखा कि वो इलाज के लिए हर 2-3 माह बाद जो है वो बैरून मुल्क जाते थे। उसके लिए बाकायदा तौर पर कोर्ट में प्रॉपर एप्लीकेशन फ़ाइल करनी होती है। उसके बाद प्रोसिक्यूशन को नोटिसेस होते हैं कि भाई इस मकसद के लिए ये मुलजिम बाहर जाना चाहता है, उसके रीज़न्स देने पड़ते हैं। तो उन केसेस में तो हमने यही देखा है। और अगर मुलजिम बाहर जाना चाहेगा तो ट्रायल कोर्ट से उसकी बाकायदा परमिशन लेनी पड़ेगी और उन्हें यकीनन ट्रायल कोर्ट उसकी श्योरिटी भी जमा कराने का कहेगी कि, लेकिन लगता नहीं है कि इस केस में उन्हें कोई बाहर जाने की ज़रूरत है। जब यहाँ होते हुए उनका अपना काम हो रहा है, ज़मानत हो गई है तो केस भी ख़त्म हो ही जाएगा और पुलिस जो है वो यहाँ मौजूद है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसमें ख़ास तौर पर आखिर में ये बताइएगा कि क्या श्योरिटी रखी गई थी, क्या एश्योरेंस दी है अदालत में ये जो मुलजिम साहिर हसन इनके वकील की जानिब से कोई इसके लिहाज से कोई टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुई थी और उसके बाद ये हुए? देखें, इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस तो नहीं होती। कोर्ट को ये बावर करवाया जाता है कि मुलजिम हर पेशी पे जो है वो अदालत में पेश होगा और वो ट्रायल को फेस करेगा और हर पेशी पे अगर वो नहीं आएगा तो उसकी रीज़न देनी पड़ेगी, उसकी कंडोनेशन की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि मुलजिम बीमार है या कहीं मसरूफ़ है जिसकी वजह से अदालत नहीं आ सकता। अदालत को ये यकीन दहानी कराई जाती है और उसके साथ साथ जो श्योरिटी है, जो 10 लाख रुपये अदालत में जमा कराए गए हैं और अगर मुलजिम स्किप कर जाता है या कहीं कोर्ट में पेश नहीं होता तो अदालत पहले नोटिस जारी करती है, जो ज़मानती होता है इस केस में उसको नोटिस जारी करेगी। तो ये श्योरिटी की जो रकम है ये ज़ब्त भी हो जाती है। अमूमन अगर मुलजिम जो है वो फ़रार हो जाता है इन केस तो उसमें श्योरिटी की जो रकम है वो ज़ब्त कर ली जाती है। और इसके साथ साथ अगर मुलजिम जो है वो बेल का मिसयूज़ करता है, कहीं जाकर अगर प्रोसिक्यूशन के एविडेंस को टेम्पर करने का भी ख़दशा होता है या उनका जो कंडक्ट है वो भी देखा जाता है इस सूरत हाल में कि अगर मुलजिम को जो ज़मानत दी गई है क्या वो इसका मिसयूज़ तो नहीं कर रहा, क्या एविडेंस टेम्पर करने की कोशिश तो नहीं की जा रही। तो इन तमाम सूरत हाल में अगर मुलजिम इस तरह करता हुआ पाया जाता है तो फिर प्रोसिक्यूशन जो है वो बेल कैंसिलेशन के लिए ज़रूर जाती है और इस केस में लगता नहीं है कि ऐसा होगा। चलें जी, बड़ी उम्मीदें थी इस केस के हवाले से। जो मनशियात का एक बड़ा एक नेटवर्क सामने आया था चंद माह कबल और तफ्तीश का जो दायरा कार है वो भी काफ़ी वसी नज़र आ रहा था इब्तिदा में, लेकिन अब क्योंकि मुलजिम साहिर हसन को अदालत की जानिब से बेल मिल गई और इस केस में ये बात वाज़ेह हुई है कि जो अमेंडमेंट हुई थी उसका भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाया मुलजिम साहिर हसन ने। सवाल ये होता है आखिर में कि आखिर ये तमाम तर जो कानूनी फ़ायदे हैं ये मुलजिमान कैसे उठा लेते हैं और उनको उठाने के बाद आगे दोबारा से जो भी ये तमाम तर नेटवर्क है, धंधा है, ये सामने आता है और पुलिस की जानिब से क्या हर दफ़ा की तरह इसी तरह रिवायती तरीके से केस को लिया जाएगा, ये काफ़ी सवाल जो हैं उभर रहे हैं और ये जो मनशियात का केस है ये एंड होता नज़र आ रहा है।